हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स एजुकेटर कुमार आकाश। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। आज का जो लेक्चर है वो है मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दावली। कल के लेक्चर में हमने मुद्रास्फीति को समझने का प्रयास किया था, लेकिन मुद्रास्फीति से संबंधित टर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने का प्रचलन है। तो आइए हम बात करते हैं मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दावलियों की। जो पहला टर्म है बच्चों, वो है मुद्रा संकुचन। इसको हम अपस्फीति के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। और डिफ्लेशन हमें जो होता है इकोनॉमी में दो रूपों में देखने को मिलता है। पहले को हम मंदी बोलते हैं और इसकी जो दूसरी अवस्था होती है वो महामंदी होती है। मंदी जो होती है वो अल्प अवधि के लिए होती है, कम टाइम पीरियड के लिए देखने को मिलती है। जो महामंदी होती है वो हमें अधिक टाइम पीरियड के लिए देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्टैगफ्लेशन। हम इस लेक्चर में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, ये इकोनॉमी में कैसे काम करता है। नेक्स्ट जो स्टेज है अपस्फीति, हम यहाँ पर अपस्फीति को भी समझने का प्रयास करेंगे कि अपस्फीति किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है पुनः स्फीति, पुनः स्फीति को हम रिफ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पहला टर्म को समझने का प्रयास करते हैं कि इकोनॉमी में मुद्रा संकुचन की अवस्था किसे कहते हैं। मुद्रा संकुचन को अंग्रेजी में डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो समझते हैं कि एक्चुअल में मुद्रा संकुचन क्या होता है। जैसे कि इसके बारे में हम जानते हैं, यह मुद्रास्फीति का विपरीत अर्थक होता है। यहाँ पर मुद्रास्फीति के विपरीत अर्थक होने का तात्पर्य क्या होगा? जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में कमी दर्ज की जाती है तो अर्थव्यवस्था की ऐसी अवस्था को हम मुद्रा संकुचन की अवस्था की जाती है। तो इस प्रकार की अवस्था को हम मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। इसी का यदि हम अपोजिट कर दें और हम ये बोलना चाहें कि जो मुद्रा संकुचन होता है यह मुद्रास्फीति का विपरीत अर्थक होता है। अर्थात जब भी किसी अर्थव्यवस्था में या जब भी किसी इकोनॉमी में हमें वस्तुओं और सेवाएं सस्ती देखने को मिले तो इस प्रकार की अवस्था को हम मुद्रास्फीति नहीं बल्कि मुद्रा संकुचन की अवस्था कहते हैं। हमें दो चीजों को याद रखना है। अगर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ रहा है तो वो मुद्रास्फीति है, और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य यदि कम हो रहा है, वस्तुएं और सेवाएं यदि सस्ती हो रही हैं, तो इसको हम मुद्रा संकुचन की अवस्था कहेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यह भी सीखने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा संकुचन की अवस्था उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं। अर्थात किसी भी इकोनॉमी में मुद्रा संकुचन की अवस्था कब उत्पन्न होती है। जब इस संदर्भ में हम बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है मांग का कम होना। जब डिमांड कम हो जाए इकोनॉमी में तब हमें मुद्रा संकुचन की अवस्था देखने को मिलती है। अर्थात वस्तुओं और सेवाएं कब सस्ती देखने को मिलती, कौन कौन से कारण हैं। तो पहला जो कारण है वो है मांग का कम होना। अगर वस्तुओं की डिमांड कम हो जाए तो इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाएं क्या होती हैं, स्वतः सस्ती हो जाती हैं। दूसरा जो कारण हो सकता है वो है वस्तुओं की आपूर्ति का अधिक होना। यदि वस्तुएं किसी भी इकोनॉमी में अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो जाए, अधिक मात्रा में सप्लाई होने लगे, तो भी वस्तुएं और सेवाएं क्या हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं। लेकिन कोई भी कंपनी वस्तुओं की आपूर्ति का अधिक होना, इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं कंपनियों के टर्म में, तो कंपनी यह प्रयास करती है कि वस्तुओं की आपूर्ति अधिक ना होने पाए, वस्तुओं की उतनी ही आपूर्ति या वस्तुएं उतनी ही प्रोड्यूस हो पाए जितनी इकोनॉमी में हमें वस्तुओं की मांग देखने को मिलती है। अगर इकोनॉमी में डिमांड कम है तो वस्तुओं की कम मांग उत्पादित होंगी, और इकोनॉमी में यदि वस्तुओं की मांग ज्यादा हो रही है तो वस्तुओं की ज्यादा मात्रा प्रोड्यूस की जाएगी। इसी वजह से कोई भी कंपनी यह प्रयास करती है कि वस्तुएं उतनी ही मात्रा में प्रोड्यूस की जाए जितनी वस्तुओं की मांग हो। कंपनी चाहेगी कि अगर किसी वस्तु की मांग ही मार्केट में नहीं है तो उस वस्तु को प्रोड्यूस न किया जाए, उस वस्तु का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में न किया जाए। तो हमें यह देखने को मिलता है कि वस्तुओं की आपूर्ति का अधिक होना यह भी मुद्रा संकुचन की अवस्था उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है।
इसी टर्म में हम सेकेंड टर्म समझते हैं मांग का कम होना। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग कम हो जाए तब भी महंगाई, वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है वो भी प्रायः क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। हालांकि मांग का कम करना या मांग को हम घटा और बढ़ा भी सकते हैं और इसमें अहम रोल होता है केंद्रीय बैंक और भारत सरकार। भारत सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों मिल करके मांग को क्रिएट कर सकते हैं, डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि मांग को किस प्रकार कम किया जा सकता है तो इसको हम 3 प्रकार से कम कर सकते हैं। अर्थात वस्तुओं की मांग का कम होना निर्भर करता है नंबर 1 मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति का मतलब यहाँ पर तात्पर्य क्या है, मनी सप्लाई से है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में लोगों के जेब में पैसा कम है तो वो क्या कर देंगे, डिमांड कम करेंगे। लोगों के जेब में, कि हमने यहाँ पर एक टर्म किया था कि केंद्रीय बैंक और आरबीआई, हमने यहाँ पर एक टर्म यूज किया था केंद्रीय बैंक और भारत सरकार दोनों मिल करके मांग को कम करने का प्रयास करती है। मांग को घटा भी सकती है, मांग को बढ़ा भी सकती है। तो पहला जो पॉइंट है वो है मुद्रा की आपूर्ति। हम जानते हैं कि केंद्रीय बैंक अगर वाणिज्यिक बैंकों को यह निर्देशित करे कि ऊंची ब्याज पर लोगों को धन मुहैया कराया जाए, उधार मुहैया कराया जाए, तो लोगों के लिए उधार लेना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब ऊंची ब्याज दरों पर लोगों को लोन मिलना स्टार्ट होगा तो फिर लोग क्या करेंगे, कम मात्रा में उधार लेंगे, क्योंकि पैसा उधार लेना उन्हें क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। इससे क्या होगा, लोगों की जेब में पैसा कम होगा, और जब लोगों की जेब में पैसा कम होगा तो लोग क्या करेंगे, मांग को कम कर देंगे, डिमांड को कम कर देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को यह निर्देशित करे कि पब्लिक को जो पैसा है वो कम ब्याज दर पर मुहैया कराया जाए, सस्ती ब्याज दरों पर लोगों को पैसा उपलब्ध कराया जाए, तो लोग लोन अधिक मात्रा में लेंगे, क्योंकि लोन लेना क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है। इससे क्या होगा, लोगों की जेब में पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होगा तो लोग उस वस्तु की क्या करने लगेंगे बच्चों, डिमांड करने लगेंगे। इस प्रकार मैंने कहा कि मांग का कम होना यह निर्भर करता है मुद्रा की आपूर्ति। एक बार फिर से संक्षेप में इस बात को दोहराते हैं कि अगर लोगों के जेब में पैसा कम है तो लोग डिमांड कम करेंगे, और अगर वही दूसरी ओर लोगों के जेब में पैसा ज्यादा है वो अपनी डिमांड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। मांग का कम होना जो निर्भर करता है, इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण देश में युवाओं का कम होना। और किसी भी देश में युवाओं की आबादी कम है तब भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में अधिकांश जो जनसंख्या है वो युवाओं की है, इसलिए भारत जैसा जो विकासशील देश है वो कैसा देश है, वो युवाओं का देश है। भारत कैसा देश है, युवाओं का देश है, और जहां युवा होंगे वहां डिमांड होगी। अगर युवा कम है तो डिमांड कम होगी, और युवा अगर ज्यादा है तो फिर डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। इस वजह से भारत जैसे देश में हमेशा वस्तुओं की मांग बनी ही रहती है। इसी वजह से जो बाहरी कंपनियां होती हैं, जो बाहरी या विदेशी कंपनियां होती हैं, वो भारत पर नजर टिकाए रखती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत युवाओं का देश है, और युवाओं का देश होने के कारण भारत जैसे देश में हमेशा डिमांड बनी रहती है वस्तुओं की। इसी वजह से वो अपना प्रोडक्ट भारत जैसे देश में उतारने को क्या रहते हैं, आतुर रहते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वो किसी भी देश का विकसित होना। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास जरूरत की सभी आवश्यक वस्तुएं पहले से ही उपलब्ध हैं तो हम वस्तुओं की मांग करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या वस्तुओं की मांग ही हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सारे संसाधन मौजूद हैं। इसी तरह हमारे क्या होते हैं, विकसित देश होते हैं। विकसित देशों के पास क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजियां मौजूद होती हैं, सारे संसाधन उनके पास पहले से ही मौजूद होते हैं। इस वजह से उनके यहाँ भी डिमांड क्या होती है, कम बनी रहती है, वो वस्तुओं की मांग कम करते हैं। तो इस आधार पर हमने यह समझने का प्रयास किया कि जो मांग का कम होना है वो निर्भर करता है मुद्रा की आपूर्ति पर,
देश में युवाओं का कम होना, और तीसरा हमने समझा किसी भी देश का विकसित होना। यहां पर हमें दो चीजें और समझनी पड़ेंगी कि वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं। इकोनॉमी में जब हम वस्तुओं की बात करते हैं तो जिनको हम देख सकते हैं वो सभी वस्तुएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड क्या है, वस्तुएं हैं। मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, मार्कर क्या है, वस्तुएं हैं। पंखा, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सभी क्या है, वस्तुएं हैं। अब हम बात करते हैं सेवाओं की। जब हम सेवाओं की बात करते हैं तो अध्यापक का बच्चों को व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना एक तरह की सेवा है, और उस सेवा के बदले अध्यापक को पारितोषिक प्राप्त होता है। किसी डॉक्टर का मरीज को देखना एक प्रकार की सेवा है। किसी वकील के द्वारा फरियादी का मुकदमा लड़ा जाना एक प्रकार की सेवा है। तो यहां पर वस्तु और सेवाओं को हमने समझने का प्रयास किया। अब हम समझते हैं कि जो नेक्स्ट कंडीशन है स्टैगफ्लेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर के प्यारे बच्चों बना हुआ है, स्टैग प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग का मतलब होता है रुका हुआ और इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। एक बार फिर से, स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। स्टैग मीन्स होता है रुका हुआ, और कौन रुका हुआ होगा बेटा, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। और इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति। तो इसकी डेफिनेशन बनाने का क्रम क्या होगा, यहां पर हमें यह कहना पड़ेगा, जब भी किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि रुकी हुई हो परंतु फिर भी इकोनॉमी में महंगाई देखने को मिलती है, मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, तो यह जो है चलती है। एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर किसी भी देश का विकास करना है तो उसे अपने यहाँ क्या लाना पड़ेगा, आर्थिक समृद्धि लानी होगी। आर्थिक समृद्धि को जब वो कंट्री बढ़ाएगी अपने आप, तो उससे क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी, और जब लोगों के पास रोजगार उपलब्ध होगा तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की क्षमता है, वो लोगों की बेहतर होगी। अब जब लोगों के जेब में पैसा होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बेहतर होगी, तो इससे वो क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करना शुरू कर देंगे। और जब वस्तुएं और सेवाओं की डिमांड बढ़ेगी, इससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई जन्म लेगी। और जब महंगाई होगी इकोनॉमी में, तो इससे तो क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से फिर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ आने से डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो संक्षेप में बेटा एक बार फिर से हम इसी चीज को रिपीट करते हैं। संक्षेप में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आज के लेक्चर में हमने क्या समझने का प्रयास किया, मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दावलियों को समझने का प्रयास किया। उसमें हमने क्या सीखा, मुद्रा संकुचन समझा, मुद्रा संकुचन क्या होता है, अपस्फीति क्या होती है। दूसरा टर्म हमने स्टैगफ्लेशन को समझने का प्रयास किया। तीसरा हमने समझने का प्रयास किया अपस्फीति को, और जो चौथा टर्म है हमने पुनः स्फीति को समझने का प्रयास किया। जब हमने बात करी थी मुद्रा संकुचन की, तो इसको हमने कहा था कि यह हमें दो रूपों में देखने को मिलती है। एक होता है रिसेशन और एक होता है ग्रेट रिसेशन, मतलब मंदी और महामंदी। कम टाइम पीरियड के लिए मंदी देखने को मिलती है, अधिक टाइम पीरियड के लिए हमें महामंदी देखने को मिलती है। तो जब हम बात करते हैं मुद्रा संकुचन क्या होता है, यह मुद्रास्फीति का विपरीत अर्थक होता है। जब इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाएं क्या होती है, सस्ती हो जाती हैं, कम दाम पर लोगों को मुहैया हो जाती हैं, तो इकोनॉमी की ऐसी अवस्था को हम मुद्रा संकुचन की अवस्था कहते हैं। फिर हमने बात करी कि मुद्रा संकुचन की अवस्था उत्पन्न होने के क्या कारण है। पहली चीज है कि इकोनॉमी में मांग का कम होना। मांग का कम होना, अगर डिमांड कम होगी तो वस्तुओं और सेवाएं सस्ती हो जाएगी। दूसरा है वस्तुओं की आपूर्ति का अधिक होना। वस्तुएं यदि अधिक मात्रा में सप्लाईमेंट हो रही है, वस्तुओं की अधिक इकाइयां प्रोड्यूस हो रही हैं और मार्केट में आ रही हैं, तो भी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। और डिमांड का कम होना निर्भर करता है मुद्रा की आपूर्ति पर, देश में युवाओं के कम होने पर, और किसी भी देश का विकसित होने